आ गया सभी लोग? चलिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस में। आपकी अपनी दीपिका परमार दिया साइंस क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज का लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे पहले हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करके आए हैं, बताइए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड इससे भी पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया है। मतलब ये पूरी यूनिट ही बेस्ड है किसके ऊपर? रिप्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये जब आपने जान लिया है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पता होना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आपके लिए नहीं, सिर्फ सभी के लिए जरूरी है। ओके, तो दिस इज अ जनरल अवेयरनेस। क्या है ये एक जनरल अवेयरनेस है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, या सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में? ताकि हमारे समाज में फैली हुई झूठी कुरीतियां, भ्रांतियां, मिथ्या धारणाएं, इन्हें नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके, और फ्रेंडली हम इजीली आगे ग्रो कर सके। मेल एंड फीमेल में कोई भी बोल सकते हैं डिफरेंस क्रिएट ना कर, डिफरेंस लाइक ऐसा नहीं, मतलब विभेद या उनमें भेदभाव ना शो कर पाए, है ना। पहले के टाइम पर ये चीज चलता था, जो लड़के हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी। कहीं ना कहीं आज भी वो जिंदा है ये चीज, क्या कि मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, प्रायोरिटी मेल को दी जाती है, फीमेल इज अ वर्कर विमन, है ना। हर बोल सकते हैं क्षेत्र में, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, माँ हो, हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? जर्नल अवेयरनेस की। किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, जब हम हेल्थ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन सी हेल्थ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शन से रिलेटेड सभी उसके मतलब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं पूरे। ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजेज एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा। इसमें क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या हमें डिस्कस करना है, ताकि हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। ठीक है, तो ये रहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉट ओनली फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें हम आगे। तो कंटेंट अगर देखें जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है आप लोगों के लिए, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए, तो ये रहा आपका सामने कंटेंट, जिसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जनन स्वास्थ्य क्या है ये देखेंगे, फिर उसपे कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनकी क्या क्या कार्य नीतियां हैं, ये सभी चीज डिस्कस करने वाले हम टॉपिक नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, हेल्थ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। इसमें हम क्या बात करेंगे? जो तीव्रता से जनसंख्या ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है, और मेडल लेने वाले कुछ टाइम के बाद इंडिया में कि सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो कम टाइम पीरियड में या पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में स्पीडली ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, है ना। तो इसके लिए हम इस बर्थ कंट्रोल मतलब जन्म नियंत्रण की बात करेंगे, कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन से डिवाइसेस है जिनको यूज करके हम बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल या फिर बैलेंस में स्टैब्लिश कर सकते हैं, पॉपुलेशन को, है ना, स्थिरीकरण कर सकते हैं, ताकि उसका एक्सप्लोजन या विस्फोट ना हो। ओके, तो इससे रिलेटेड कई सारे हम डिवाइसेस की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, एंड जनसंख्या विस्फोट मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या है, क्यों इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना। चलिए ये बात करेंगे हम टॉपिक नंबर सेकेंड में। अब जो थर्ड टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब सहगर्भिता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, कि मेडिकल टर्मिनेट हम कैसे करते हैं प्रेगनेंसी को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अनवांटेड गर्भ को जो धारण हो गया है स्टॉप कैसे करें, उससे कैसे बचें, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे हम एसटीडी भी बोलते हैं। फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट एसटीडी पूछ लेगा, फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी तो क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, ऐसी डिसीज जो यौन संबंध, कैसे यौन संबंध? असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर यौन संचारित रोग भी इन्हें बोलते हैं। उसके क्या क्या कारण है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है,
सारी बात हम इसमें करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी, जिसे हम बंध्यता भी बोलते हैं या बांझपन भी आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में, गांव साइड में आप, या फिर ओल्ड बोल सकते हैं पर्सन, मेन एंड वीमेन जो पुरानी सोच वाले हैं वो इन टर्म्स को या वर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं। किसके लिए? ऐसे कपल या फिर ऐसी महिला, नॉट कपल, है ना, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं वो मेल एंड फीमेल में तो डिफरेंसेस रखेंगे, भेदभाव रखेंगे। सो फीमेल को बच्चा पैदा ना कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराना, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बांझपन या बाध्यता, इनफर्टिलिटी। अब ये क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ फीमेल ब्लेम नहीं होगी इसमें, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर कुछ कुछ आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण वो क्या पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। और उसी टर्म्स या फिर बोल सकते हैं फिनोमेना प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इनफर्टिलिटी, बाध्यता। अब ये क्या होती है, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो ऐसे पेरेंट्स जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं वो पेरेंट्स बनने का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये हम सारी चीजें टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, आपको कंटेंट से तो पता चल गया होगा कि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड चैप्टर, ठीक है। इसमें ये चैप्टर ऐसा है कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, और समझ सकते इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस चैप्टर में। तो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सोशल अवेयरनेस है, इनमें आपको सारी चीजें समझनी है और खुद के लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन करनी है, परफॉर्म्ड करनी है कि आप इनसे क्या समझे, आपके मत इनसे, मतलब आपकी थिंकिंग क्या बनी, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, बस आपको समझनी है, कान खोल के फोकस पूरा यहाँ पर रखना है। चलिए तो स्टार्ट करें हम अपने टॉपिक जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ओके, ये हो गया आपका क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सुंदर सा, मेल एंड फीमेल दोनों के में बात करेंगे। चलिए तो हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और फिर बात करेंगे उसकी प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। तो उससे पहले हम जानेंगे क्या स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, क्या होता है स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होती है बताइए। अब जानते तो आप सभी लोग हैं हेल्थ के बारे में, लेकिन इसे ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आ रहा है, आई हैव नो टर्म्स एंड वर्ड्स, है ना। तो नॉर्मली अगर हम बोले हेल्थ, तो हेल्थ को किसने, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया था, क्या, कि जो फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल, है ना, एंड मेंटल, सभी के एस्पेक्ट में वेलबींग की बात करता है, वो क्या है, हेल्थ है। क्या है वो, हेल्थ है, ठीक है। मतलब हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, जिसमें सामाजिक, मानसिक, भौतिक और कैसा, सोशल हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, भौतिक हो गया और भावनात्मक, इन सभी पहलुओं पे जहां ध्यान दिया जाए, ये सभी पहलू जहां पे सही हो, एकदम परफेक्ट हो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो हेल्थ मीन्स आपको समझ में आ गया, जहाँ पे ये 4 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, इनके वेलबींग की बात करते हैं, ठीक है, इनके पहलुओं को डिस्कस करते हैं, वो है हेल्थ या स्वास्थ्य है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य की। तो जनन स्वास्थ्य में हम क्या डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हेल्थ नहीं, ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या है, जहाँ पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ उनके फंक्शंस, परफॉर्मेंस बहुत प्रॉपर या सही होना चाहिए, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब हुआ कि मेल हो या फीमेल हो, एवरीबॉडी बोथ, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है या नहीं है, स्ट्रक्चर परफेक्ट है या नहीं है, फंक्शन आर परफेक्ट, उनके ट्यूब्स एंड ब्लॉकिंग आर मतलब परफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए इन मेल, मेल के अंदर उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर परफेक्ट या सही होना चाहिए जैसा होता है ना। फिर उसमें जो फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस सही हो रहा है या नहीं, अमाउंट ऑफ स्पर्म सही या नहीं, मोर्टेलिटी रेट ऑफ स्पर्म ठीक है या नहीं, आर द फंक्शन इज फाइंड, आर द ऑर्गन इज फाइंड, एवरीथिंग वो हम किसमें डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। नॉट ओनली मेल, सेम एज फीमेल, फीमेल के अंदर भी उसके स्ट्रक्चर परफेक्ट या फिर फिट होना चाहिए, है ना, एंड उसके फंक्शन परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, आर द ऑर्गन्स, आर द फंक्शन, एवरीथिंग इज फाइन, एंड हार्मोन्स सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम सभी चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले, कहा जनन स्वास्थ्य के अंदर। तो जनन स्वास्थ्य की बात करें तो ये भी किसने दिया था, WHO ने। किसने दिया था, जब हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहा है WHO, तो जनन स्वास्थ्य मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कौन डिस्कस करेगा, WHO। मतलब WHO ने ही किसकी डेफिनेशन दी, जनन स्वास्थ्य मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी, कि जहां पर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैसे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वेलबिंग की बात करें, किन पॉइंट ऑफ व्यू से, यही 4 पॉइंट ऑफ व्यू से,
जिसमें क्या आएगा आपका फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल। ओके, तो ये फोर्थ वेलबिंग की बात करेंगे यहाँ पर हम। WHO ने इसके बेस पर क्या बताया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य को बताया। मतलब जनन स्वास्थ्य में हम हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उनके फंक्शंस की बात करेंगे इन 4 एस्पेक्ट से, जिसमें क्या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फिजिकली सही होना चाहिए, भौतिक रूप से सही होना चाहिए, फिजिकली मतलब उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, फंक्शन आर परफॉर्म परफेक्ट, है ना, फाइन एंड जैसे मेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स मोर्टेलिटी रेट, अमाउंट ऑफ स्पर्म आर फाइंड और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फिट एंड फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फिजिकली एस्पेक्ट में हम उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। बात करें मेंटल, मेंटल तो आप लोग समझते हैं, मेंटल एंड सोशल एंड बिहेवियरल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक्स या एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्मली, देखिए अगर हम बात करें मेंटल एंड सोशल, सो मेंटल एंड सोशल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको समाज में उठना बैठना बोलना चालना एवरीथिंग सिखाएगा। मेल एंड फीमेल की कम्युनिटी कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे विभेद मतलब जो भेदभाव है इसको कम करेगा। ठीक है, और अगर बात करें हम बिहेवियरल, तो बिहेवियरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे 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 फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी चाइल्डहुड एज का बच्चा जैसे ही एडल्टहुड में इंटर करेगा, ठीक है, प्रवेश करेगा, तो उसके अंदर कई सारे बिहेवियरल, इमोशंस वाइज चेंजेस आएंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे हार्मोन्स फर्स्ट टाइम मिलेंगे उसे जो कभी नहीं मिले थे, तो इस कंडीशन में उसका बिहेवियर चेंज होगा एंड बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बच्चा 14, 15, 18, 20 साल का हो गया लेकिन उसका ब्रेन कैपेसिटी या इमोशंस या फिर बोल सकते हैं बिहेवियर एकदम बच्चों की तरह है, तो क्या वो हेल्दी है? उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ एकदम परफेक्ट है? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे चारों वेलबिंग, इन चार ही टॉपिक्स की वेलबिंग की बात करेंगे कहाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इतनी कहानी समझ में आई आपको? जनन स्वास्थ्य समझ में आया? स्वास्थ्य जनन क्या, जनन स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उसके फंक्शंस की यहाँ पे डिस्कस किया जाए, बात की जाए, वो क्या है आपका जनन स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए, तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स healthy reproductive organ and their natural functions under which emotional and social aspect of reproduction are involved। समझ में आया? क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जहां स्वस्थ जनन अंग एवं उसके कार्य नीतियों के पहलुओं पर डिस्कस किया जाए। ठीक है, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों उसके सामान्य कार्य प्रणाली मतलब फंक्शन से है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक मतलब बिहेवियरल एंड सामाजिक मतलब सोशल, सॉरी इमोशनल, भावनात्मक मतलब इमोशनल एंड सामाजिक मतलब सोशल पहलुओं पर डिस्कस किया जाए। ठीक है, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे आपके, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, एवरीथिंग। ठीक है, अब ये जो जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसे किसने रिकॉग्नाइज किया था, ये डेफिनेशन दी थी WHO ने। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस WHO, reproductive health means a complete healthy including complete health include all aspect of reproduction। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिकल, इमोशनल में से हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, कौन कौन से एस्पेक्ट है, फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है एंड सोशल है। ठीक है, हेल्थ। ठीक है, मतलब WHO के अनुसार क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या है, कंप्लीट healthy including all aspect like physical, emotional, behavioral and social। ठीक है, health। Therefore a society is called, हाँ, society is called a reproductively healthy society in which the reproductive organs of the pupil are physically and functionally normal। ठीक है, क्या कैसी हेल्दी सोसाइटी, कैसे कैसी हेल्दी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसकी हेल्दी होगी, ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसकी फिट एंड फाइन हो। तो उसके लिए जरूरी है कि हर एक पर्सन का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य है।
इसलिए ऐसे समाज को जनात्मक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। कैसे समाज को, कैसी सोसाइटी स्वस्थ रहेगी, जहां पर इन चारों पहलू क्या हो, फिट एंड फाइंड हो, एंड स्वस्थ जनन अंग जो है वो उनका स्ट्रक्चर और उनके कार्य सही होना चाहिए, ठीक है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और क्रियात्मक मतलब फंक्शंस के उसमें रूप से सामान्य होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जनन स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ जनन अंगों और एवं उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से बोल सकते हैं, सामान्य कार्य प्रणाली से बिलोंग करता है। ठीक है, समझ के आप लोग क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उसके फंक्शंस आर परफेक्ट। चलिए आगे बढ़े हम। हाँ जी, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, सामने लिखी हुई है, देखिए। आपको जनन स्वास्थ्य समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, जहाँ पे हम स्वास्थ्य जनन अंगों एवं उनकी कार्य प्रणाली की बात करेंगे। और अगर हमें कैसा समाज, स्वास्थ्य कंप्लीटली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें जरूरी है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल, इन सभी मतों के या इन सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये पहलुओं पर ध्यान देते हैं और ये पहलू परफेक्ट है तो आप बोल सकते हैं कि आपका समाज स्वच्छ, स्वस्थ एवं परफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं सुलझा हुआ क्रिएट होगा, है ना। तो अब इन सब चीजों के लिए जरूरी है क्या कि आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, है ना। कुछ गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जो आपको इन सारी चीजों में हेल्प करे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तो आपने समझ लिया। अब आप इसमें सेक्स एजुकेशन, ठीक है, सेक्सुअली बोल सकते हैं हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एसटीडी के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों इन सब चीजों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ी, आप देखिए पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर स्पीडली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो कहाँ, बताइए। फर्स्ट तो नहीं पर सेकेंड इज इंडिया। क्या है, इंडिया दूसरे स्थान पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या वृद्धि के मामले में। और अगर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से सेम बढ़ती गई तो इंडिया बहुत जल्दी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट मेडल मतलब प्राइज हासिल कर लेगा। अब आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए, है ना। हमें इसे कंट्रोल रखना है, इसलिए हम कई सारे बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज करेंगे। तो अब क्यों, पर हमारे समाज में पुराने जमाने की बात करें तो कई सारी कुरीतियां हैं, इन चीजों को लेकर के भ्रांतियां हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी ये जीवित है, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने या पुराने टाइम के कंपैरिजन में अभी बहुत हद तक ये चीजें सुलझ गई हैं। वाई, बिकॉज गवर्नमेंट ने या हमने क्या सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व किया है स्टूडेंट, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट, एवरी पर्सन, हर एक नागरिक के लिए, किस लिए, ताकि वो जागरूक हो, है ना। उसे जागरूक करने के लिए हमने सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस कई सारे ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करे हैं हर मोहल्ले में, ठीक है। अब लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां पर सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस शून्य के बराबर है, या जहां जनन स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता, या फिर इन सभी चीजों से संबंधित कई सारी बातों को गोपनीय माना जाता है, या फिर सबके सामने डिस्कस ना करने लायक माना जाता है, ठीक है। तो इन सब को दूर करने के लिए हमारे इंडिया ने, आपके लिए गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था। किसे, फैमिली प्लानिंग, किसको, फैमिली प्लानिंग को रिकॉग्नाइज किया था, जिसे हमने बड़े लेवल पे डाला और इसको नाम दिया RCH। क्या नाम दिया, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, आपको फुल फॉर्म याद रखना है RCH का, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है। क्या मतलब, इंडिया ही अकेली नहीं, सभी कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी जनसंख्या स्पीडली बढ़े उसे नियंत्रित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन इतनी स्पीडली ग्रो नहीं करनी चाहिए, है ना, उसको सब सारी चीज स्टैब्लिश होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो सभी कंट्री ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कई सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए। लेकिन अगर बात करें सबसे फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर इंडिया ने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, जिसे हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, जिसे बड़े या लार्ज पॉइंट उस पे रख दिया, जिसे हम RCH के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर
गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और कई सारी बातों को पहलुओं पर यहाँ पर हमने ध्यान दिया। वो पहलू क्या क्या थे हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें कब रिकॉग्नाइज किया या क्रिएट किया इंडिया ने, तो 1951 में इसे हमने स्टार्ट किया था आरसीएच को। ठीक है, अब आरसीएच में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है अगर हम देखें, ध्यान से समझिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, आरसीएच। तो आरसीएच में कौन कौन से पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया गया, अगर हम उन पहलुओं को डिस्कस करें तो पहला इसमें था हमारा फैमिली प्लानिंग। आपको इन सभी का मतलब पता होना चाहिए। आरसीएच क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले 1951 में रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारा जनसंख्या एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये जो आरसीएच प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की गई, ठीक है, उनकी बात करें तो सबसे फर्स्ट पे आपका था फैमिली प्लानिंग, जिसे हम परिवार नियोजन कार्यक्रम भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या कई सारे, हमने मतलब गवर्नमेंट ने कई सारे नारे दिए, कई सारे सोशल सोशल मतलब सोशल मीडिया तो नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनमें कई सारे ऐसे स्लोगन्स निकाले, जैसे हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे आपने स्लोगन सुने होंगे, नारे सुने होंगे। ये कितने क्यों प्रमोट बनाते हैं, क्यों बनाए गए हैं, ताकि ये छोटे परिवार या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करें और प्रमोट करें ऐसी फैमिली को जो स्मॉल है, बच्चा एक या दो ही है उनकी फैमिली में। वाई, अच्छा ऐसा क्यों बनाया गया, इसका भी तो कोई वो होना चाहिए ना, मतलब कि ये नारे जो बना रहे हैं, स्लोगन्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, फैमिली प्लानिंग वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर फैमिली में एक या दो ही बच्चा है तो आप उसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर दे सकते हैं ना, बोल सकते हैं कंप्लीट उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वही आपकी फैमिली में 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5-6 बच्चे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या प्रॉपर हेल्थ केयर दे सकते हैं उस बच्चे को? बिल्कुल नहीं। प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्या होगा, जो आने वाला समाज है वो पिछड़ा क्रिएट होगा। पिछड़ा मतलब जो हम छोड़ चुके हैं। अभी हमारे बोल सकते हैं आज के टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है और हर एक जगह ऐसा ऐसा साधन क्रिएट कर दिए गए हैं कि हर एक बोल सकते हैं बच्चा इजीली एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, बहुत सारी सुविधाएं मिल सकी हैं, स्कूल बन चुके हैं, ऐसे कई सारे एनजीओ बनाए जहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, है ना, ताकि क्या हो, पिछड़ा समाजों से हम दूर कर सके, नोवा डे आज के हिसाब से रह पाए। लेकिन अगर हम वापस से वही चीज करने लगेंगे जो पहले चल रही थी, एक फैमिली में 8-10 बच्चे हैं, हर एक कपल के मतलब 2 बच्चे तो नाम की बात है, कम से कम 6-7 तो होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इन चीजों को फॉलो करें तो हम वापस से पिछले टाइम पीरियड में इंटर कर जाएंगे। क्या आपको वही जाना है? बिल्कुल नहीं, हम आज के हिसाब से बढ़ना चाह रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस परिवर्तन के हिसाब से आपको अपने आप को ग्रो अप कराना है, मूव कराना है। तो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? फैमिली प्लानिंग थी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो आपके घर में एक या दो बच्चे हों, उन एक या दो बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन दे पाए, ताकि आगे चल के वो भी एक समाज जब बनते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। ठीक है, और एजुकेशन लेवल बेस्ट होगा तो डिसीजेस कम होंगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत कम होगा, कई सारे पहलू हैं जो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फेज क्या है? फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग के अंदर हमने इन्वॉल्व किया क्या? बर्थ कंट्रोल को। क्या? बर्थ कंट्रोल। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करनी है तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कई सारी मेथड्स की बात करेंगे जो बर्थ को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़े हम। फर्स्ट हो गया आपका क्या? फैमिली प्लानिंग। सेकेंड है सेक्सुअली
हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस। क्या है सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस। यहाँ पे हम कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे जिसके द्वारा हम अपने समाज में सेक्सुअली हेल्थ को प्रमोट कर पाए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर किसी को कोई भी समस्या आती है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड तो वो इजीली डिस्कस कर पाए डॉक्टर से या अपने आसपास के लोगों से, उसको लेकर के शर्माए नहीं, घबराए ना, हेजिटेट ना हो, ठीक है। तो सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंतर्गत हमने सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व किया। किसको? सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व किया, ताकि अब सेक्स एजुकेशन इन्वॉल्व होगी तो टीनेजर्स जो 17, 16, 14 एज के स्टूडेंट्स हैं वो सेक्स एजुकेशन इजीली लेंगे तो वो आगे चलकर सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस शो कर सकते हैं ना, और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर पाएंगे ना सेक्सुअली हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी डिसीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चीज हो सकती है, अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं ना। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं है तो कैसे? तो अवेयरनेस प्रोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए सेक्स एजुकेशन इन्वॉल्व की है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ही इन्वॉल्व की है ताकि हर एक बच्चे के चैप्टर्स में, बुक्स में ये चैप्टर मतलब इंक्लूड होना चाहिए। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे ही आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करें, उससे रिलेटेड डिसीज को डिस्कस करें, ठीक है, और उससे निपटने के रास्ते आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टीन एजर्स में जो भी चेंजेस है उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, ओके। इसलिए सेक्स एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद भी लेक ऑफ मिस यूज, सेक्स एजुकेशन का बहुत ज्यादा मिस यूज है अभी भी। क्यों? क्योंकि अच्छे से सेक्स एजुकेशन नहीं मिली है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही है। आप लकी है कि इन दिस टाइम पीरियड में आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन लेवल ले सकते हैं, एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड होती है जो आपको आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। और आपको इस टाइम पे सेक्स एजुकेशन मिल रही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका मिसयूज ना कर इसको यूजेबल बनाइए अपने लिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, ठीक है। सो सेक्स एजुकेशन है। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे एसटीडी। किसको? एसटीडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीडी? हमने पीछे भी कंटेंट में डिस्कस किया है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसी डिसीज जो सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से फैलती हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिसीज है। यौन संबंध, कैसा यौन संबंध? असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो डिसीज फैलती हैं, एक्सप्लोर होती हैं, उन्हें हम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनको डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हम मदर मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट को भी डाउन या फिर उनके हेल्थ केयर की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे? मदर एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर को भी डिस्कस करेंगे और उनके मोर्टेलिटी रेट को डाउन की बात करेंगे। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि पहले के जमाने में अगर हम बात करें डिलीवरी की या पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है, कंप्लीट 9 मंथ होने के बाद मैच्योर बेबी को बाहर निकालने की प्रोसेस जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, उसे नॉर्मली कोई भी कर देता था। एक्सपीरियंस विमेन हो गई, गांव में महिलाएं, दाई जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ये लोग नॉर्मली डिलीवरी कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स या फिर वो कपल खुद या फैमिली खुद इतनी मेच्योर या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल हो गई कि वो हर किसी के अंडर में ये चीजें नहीं सौंपेगी, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर या प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसे वहीं तक लेके जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम मदर एंड चाइल्ड दोनों के हेल्थ केयर की बात करेंगे ताकि आफ्टर डिलीवरी बेबी एंड मदर दोनों को प्रॉपर हेल्थ केयर दी जाए। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पर डिलीवरी तो नॉर्मली हो जाती थी, कोई भी कर देता था, लेकिन उसके बाद जो मदर है या चाइल्ड है उसको उसका जो हेल्थ केयर है वो कैसे दिया जाए, ठीक है। नॉर्मली मदर को रहने तो ऐसा ठीक है सबके साथ हो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ सेम जैसा हो रहा है वही महिला के साथ भी वही सेम चीज हो, ठीक है। सबके संग अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिलने के कारण मदर एंड चाइल्ड दोनों को या न्यू बॉर्न को, तो क्या मदर एंड चाइल्ड बोल सकते हैं डेथ रेट बहुत इंक्रीज था, बढ़ता था, बहुत जल्दी जल्दी डेथ हो जाती थी, या फिर बोल सकते थे डिलीवरी के टाइम तो मदर मर जाती थी या चाइल्ड, है ना। लेकिन अब वो बहुत रेयर हो गया है, बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी डिस्कस कर दी गई है ना, या फिर ऑर्गेनाइज कर दिए जिससे हम इन सब चीजों को डाउन कर चुके हैं और हेल्थ केयर को प्रॉपर कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या? नॉन स्टेरॉइड एंड
ओ, एक मिनट। हाँ, नॉन स्टेरॉइड एंड नॉन हार्मोनल पिल, नॉन स्टेरॉइड एंड नॉन हार्मोनल पिल जो कि इंडिया में बनी है, कहां पर, लखनऊ, कहां पर, लखनऊ, नवाबों का शहर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सहेली, नाम सुना है, सहेली। ये क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंड नॉन हार्मोनल पिल है, जो क्या करती है, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाती है, या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज कर, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली पिल है, जिसके रेयर साइड इफेक्ट होते हैं और फिर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सहेली। ओके, समझ के आपको याद रखनी है। ओके, तो आगे बढ़े हम, ये है आरसीएच के अंदर आने वाले प्रोग्राम, तो ये आपको नोट करनी है सारी चीजें। हाँ जी, तो क्या है, इंडिया वॉज द ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला देश था जो क्या, विच स्टार्टेड नेशनल एक्शन प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स टू अचीव कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ गोल एट द नेशनल लेवल, ठीक है। दिस प्रोग्राम्स आर नॉन एज फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कौन सा परिवार कल्याण या परिवार नियोजन कार्यक्रम को किसने, इंडिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। विश्व में भारत ही ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें पहला कार्यक्रम था आपका परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसे बड़े लेवल पर डाल दिया गया और क्या नाम दे दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम या चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, under which awareness is created among people, but various aspects related to reproduction, ठीक है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध योजना, जिसके अंतर्गत जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की, अवेयरनेस दी, ठीक है। अब वो जागरूकता कौन कौन सी थी, अभी हमने डिस्कस की, फैमिली प्लानिंग है, इसमें हम बर्थ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस है, सेक्स एजुकेशन है, STD है, मदर एंड न्यू वन चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है। और क्या हो गई, और क्या है, नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइड पिल्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है, जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। जागरूकता कार्यक्रम आप डिस्कस कर चुके हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए गए जिसमें हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उसमें फैली हुई ताकि भ्रांति कुरीतियां खत्म कर दी जाए, मिथ्या धारणाएं नष्ट कर दी जाए, ताकि आने वाला समाज सुलझा हुआ हो। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे अदर कंट्री में, तो वहां पर सेक्स एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कम मिसयूज है, ठीक है, या फिर इन चीजों को लेकर बोल सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन इज अ नॉर्मल एजुकेशन, लेकिन हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी इसे बोल सकते हैं सही लेवल पे प्रोवाइड नहीं की जाती है स्टूडेंट्स को, और टीचर्स भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। मैंने खुद भी देखा है, हमारे खुद के टाइम पीरियड में जो टीचर्स थे साइंस पढ़ाते थे, लेकिन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसे बोल सकते हैं इग्नोर करना या फिर स्किप कर देना, या फिर इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बाकी आप पढ़ के आइएगा। वाई, बिकॉज दे आर हेजिटेट, ठीक है, वो हेजिटेट होते थे इन चीजों से, बिकॉज उनके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं थी कहीं ना कहीं, है ना। आज के टाइम पर अगर आप किसी को खड़ा करके 4 लोगों या 20 लोगों के बीच में भी बोलवाना चाहे सेक्स एजुकेशन रिलेटेड, वो इजीली डिस्कस कर सकता है, कौन, जिसके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर मिसयूज नहीं है इन चीजों का, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हेजिटेशन नहीं है, ओके। और हेजिटेशन कैसे आप अवॉइड करेंगे, जब आप बेस्ट एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर गेन करेंगे। चलिए, so government and non-government organization are taking various measures to create awareness among the public about reproductive aspects such as, मतलब सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। अब वो उपाय कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज जो आपकी क्लासेस हैं या स्टूडेंट लाइफ में सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व करना, स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व करना, ताकि हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन का नॉलेज मिल सके, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल एजुकेशन। हाँ, सेक्सुअल एजुकेशन शुड बी
promoted in school so that they youth can get the right information, ताकि youth को right information मिल सके, ताकि अब वो टीन एज में प्रवेश कर रहा है या फिर टीन एजर्स है तो उसके जो भी चेंजेस हो रहे हैं टीन एज में, आप सब लोग जानते हैं जब कोई बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में एंटर करता है, हुड में या टीनेजर्स में टीन एज में एंटर करता है तो उसके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे ऐसे हार्मोन्स मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम मिले हैं, अभी तक कभी मिले नहीं थे। तो बिहेवियर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कई सारे चेंजेस आते हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए सेक्स एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि वो टीनेजर्स में होने वाले चेंजेस को बैलेंस कर पाए, समझ पाए, है ना। ठीक है, सो चाइल्ड शुड नॉट बिलीव द myths spread about various aspects related to sex। मतलब मिथ्स मतलब मिथ्या धारणाएं, कुरीतियां, ठीक है, मतलब एक्सप्लोर ना कर पाए। अगर उनके पास सही एजुकेशन होगी तो जो बच्चे हैं वो फालतू कुरीतियां, भ्रांतियों पे यकीन नहीं करेंगे, ना ही ऐसी बातें फैलाएंगे बेकार से, ठीक है। तो बच्चे यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांति पर विश्वास ना करें, ठीक है, ऐसी बातों को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। दूसरा, पीपल एंड adolescents, boys and girls should get information about reproductive organ, adolescence and react change, safe and hygienic sex, sexually transmitted disease मतलब STD and AIDS, ठीक है। अगर सेक्स एजुकेशन इन्वॉल्व करते हैं हम इसमें स्कूल्स में तो स्टूडेंट के अंदर होने वाले चेंजेस से तो निदान मिलेगा ही उन्हें। टीनेजर्स में जो टीनेजर्स होते हैं उनमें टीन एज में जो भी होने वाले चेंज है उनसे तो उनको समस्याएं जो भी हो रही है उनसे निपटने का रास्ता मिलेगा, साथ ही साथ सुरक्षित यौन संबंध क्या होता है, ठीक है, सेफ सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, उससे फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, इनसे कैसे बचा जाए, इस सारी चीजों से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, लोगों एवं किशोर बालकों एवं बालिकाओं को जनन अंगों, किशोर अवस्था एवं उनसे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वस्थ यौन क्रिया, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारियां प्राप्त होगी, ठीक है। इन्फॉर्म मैरिड कपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल, ये आपने देखा होगा, आप जहां भी रहते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह आंगनबाड़ी, आपने सुना है, बालवाड़ी, बाल विकास कार्यक्रम जहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हर एक बोल सकते हैं शहर में, कॉलोनियों में होती है, हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में प्रेजेंट होती है आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, जहाँ पे आशाएं होती हैं, मैडम होती हैं, जो क्या करती है, ग्रुपिंग करती है, महिलाओं को एकत्र करती है और कार्यक्रम करती है जहां पर हम क्या सेक्स हेल्थ अवेयरनेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे कपल जो क्या नहीं जानते कॉन्ट्रासेप्टिक्स के बारे में, ठीक है, मतलब गर्भ निरोधक के बारे में नहीं जानते या उनसे डिस्कस करने में हेजिटेट होते हैं, उनके बारे में सही जानकारी देते ताकि वो बर्थ कंट्रोल कर सके, ठीक है। गांव में आपने अधिकतर देखा होगा एक घर में 4 बच्चे हैं एक कपल के, लेकिन सिटीज में वही 1 या 2 बच्चे होते हैं। वो ये कॉन्ट्रासेप्टिक्स के बारे में जानते हैं, गर्भ निरोधक दवाओं, पिल्स, ठीक है, और बैरियर्स, नेचुरल मेथड, कई सारी चीजों के बारे में इनको पता होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को पता हो हर एक कपल को, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सेक्स हेल्थ अवेयरनेस, सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। तो विवाहित जोड़ों को जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक विकल्पों की जानकारी देना, ठीक है, ताकि बर्थ कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मतलब प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिला है उसे प्रॉपर हेल्थ केयर दी जाए, ठीक है। पोस्ट प्रेटर्नल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मतलब प्री एंड पोस्ट दोनों ही केयर होना चाहिए, मदर की भी और चाइल्ड की भी और गर्भवती महिला की भी, ठीक है। तो गर्भवती माता की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर मतलब डिलीवरी देखभाल के बारे में उचित जानकारी देना। ऐसा नहीं कि हर कहीं डिलीवरी करा लिया, डिलीवरी के बाद प्रॉपर मदर को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, अब मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे को कैसे मिलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन जेंडर डिस्क्राइबिंग एक्सेट्रा, मतलब स्तनपान का महत्व बताना, ताकि हर एक महिला अपने न्यू बॉर्न को फीडिंग कराए, ब्रेस्ट फीडिंग कराए, ताकि उसे कंप्लीट इम्यूनिटी मिल पाए, है ना, पोषण मिल पाए। लिंग विभेदन ना करना, मतलब लड़की और लड़के में कोई भी भेदभाव ना रखना, दोनों को समान मानना, है ना, आजकल माना भी जा रहा है, ठीक है, पहले क्यों नहीं माना जाता था, बिकॉज लोगों के अंदर ये चिंता थी लड़की होगी तो शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, पैसा लगेगा बहुत सारा, लेकिन अब ये चीज कम क्यों हो गई, बिकॉज जितना लड़का कमाता है, अर्न करता है, उतना ही महिला भी उससे कंधे से कंधा मिलाकर अर्न करती है, कहीं कहीं तो मेल से ज्यादा फीमेल्स आगे हैं,
है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को भेद जो है, लिंग विभेद, इसको निग्लेक्टेबल कर दिया है। चलिए, अब जनन स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु उपयोगी समस्याओं से बचाव, कैसे जो भी समस्याएं आती है उनसे बचाव किया जाए। जब आपको सारी जानकारी होगी तो समस्या से बचाव तो आप इजीली कर ही लेंगे ना। तो टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब आपको जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम सच एज, फर्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अबॉर्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के अगर बारे में आपको अच्छी जानकारी, सही तरीके से जानकारी है, तो आप स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपको जनन स्वास्थ्य प्राप्त करना है, आपके स्वस्थ जनन अंग हो, ये सारी चीजें अगर आपको अचीव करनी है, तो उसके लिए जरूरी है आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो क्या है, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु लोगों को जनन संबंधित समस्याओं जैसे क्या है, सगर्भता, प्रेगनेंसी, प्रसव, डिलीवरी, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, गर्भपात, एबॉर्शन, ठीक है, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधित समस्याओं से बोल सकते बचाव, बांध्यता आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता देखभाल उपलब्ध करना, ठीक है, आवश्यक है। फॉर लीगल प्रिवेंशन फॉर इंक्रीजिंग फीमेल fetus, some programs like amniocentesis। अब amniocentesis क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लीगल बैन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन, जैसे हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, एक्सेट्रा, हैव आल्सो बीन इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए इसमें, अभी आपको बताया क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। पहला क्या, फीमेल फाइटल लाइक प्रोग्राम, जिसमें क्या आएगा आपका एमनियोसेंटेसिस, जिसे उलबेदन बोलते हैं। फिर क्या, लीगल बेन होना चाहिए, क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। अब ये उलबेदन क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। उलवेदन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मदर का वूम है, जहां पर फिटस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और ये जो फिटस होता है, बच्चा जो होता है, भ्रूण, इसके पास क्या टू टाइप की जर्म लेयर्स थी, आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, या फिर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक क्या, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में क्या आता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और एक्स्ट्रा में एम्नियोन, कोरियोन, एलेंटोइड, ये सब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, ये एक कंप्लीट कवरिंग बनाएगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सर्कल है ये हो गया आपका एमनियोन। क्या है, क्या है ये, एमनियोन, ठीक है। ये जो एमनियोन है ये सिक्रीट करता है एक फ्लूइड को, किसको, एक फ्लूइड को, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्यों जरूरी है ना। पहला तो ये, इस फ्लूइड में, ये फ्लूइड क्या करता है, ये जो एम्ब्रियो है, फिटस है, इसको नरिश करता है, ठीक है, इसको, इसके ऊपर मॉइस्चर बना के रखता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा ये, ठीक है। और सूख जाएगा तो क्या, सूखना चाहिए क्या, नहीं, मॉइस्चर रहे, ठीक है, नरिशमेंट रहे, ताकि क्या, डिसीज में हेल्प कर पाए इसे, ठीक है। दूसरा, शॉक एब्जॉर्बर होता है ये, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड। शॉक एब्जॉर्बर मींस जब भी कोई महिला गलती से जैसे गिर गई या कोई झटका लग गया, तो इन दिस कंडीशन जो भी शॉक है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिटस तक इजीली नहीं पहुंचने देगा। बहुत बड़ी शॉक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटे छोटे शॉक्स की बात कर रही हूँ, ओके। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलीज कौन कर रहा है, एमनियोन। एमनियोन सिक्रीट कर रहा है फ्लूइड, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसमें प्रेजेंट होती है क्या, फिटोस सेल। कौन सी सेल, फिटोस सेल। अब फिटस सेल है तो इसके पास क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा मतलब क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम होंगे तो इससे क्या पता कर सकते हैं हम, इन क्रोमोसोम मतलब इस डीएनए को निकाल करके हम
एक टेस्ट करेंगे जिस टेस्ट को हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आई। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जिसे हम बोल रहे हैं एमनियोन, एमनियोन के अंदर एक फ्लूइड जिसे एमनियोटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है फिटस सेल, और सीरिंज के थ्रू हम क्या करेंगे, इन फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। और इस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, डीएनए मींस क्रोमोसोम, और इस डीएनए क्रोमोसोम का हम क्या करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे। क्या करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे, और इनके सभी क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे के अंदर कोई डिसीज अगर क्रिएट हो रही है, जैसे डाउन सिंड्रोम, पेटाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, तो उसको पता कर पाए, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता कर पाए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। डिसीज कैसे क्रिएट होती है, जेनेटिक डिसीज आगे डिस्कस करेंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया तो भी हो सकती है, कम हो गया तो भी। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता चल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जो लिंग को निर्धारण करता है उस क्रोमोसोम को भी तो देख सकते हैं। अगर XX हुआ तो फीमेल बन गई और XY हुआ तो मेल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है एमनियोटिक फ्लूइड को सीरीज के थ्रू बाहर निकालकर क्या सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और डिसीज को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस ही आता है किसमें, एमनियोसिंथेसिस में, उलवेदन में। और उलवेदन जो है इसका मेन बोल सकते हैं गोल है क्या, कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनको पता करना, कि हमारे बच्चे, जैसे कोई पेरेंट्स जो कपल जो पेरेंट्स बनने वाले हैं वो चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में जानना कि उनके बच्चे को कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की सिंड्रोम तो नहीं है ना, सुरक्षित है या नहीं। तो इसलिए वो एमनियोसिंथेसिस करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिसयूज किसका हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है, गर्ल है तो स्टॉप, है ना। तो इस मिसयूज को बंद करने के लिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो आगे वही लिखा हुआ था, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज वेन। आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज नॉट डन हियर। ठीक है, लिंग परीक्षण निर्धारण यहाँ नहीं किया जा सकता या कानूनी अपराध है। ठीक है, सुना है ना आपने, तो इसीलिए दिस प्रोसेस इज एमनियोसिंथेसिस। तो ये जो पीछे लिखा हुआ था अब आपको समझ में आया कि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलवेदन, जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध, मतलब लीगली वेन करना उसे, एवं व्यापक बाल प्रतिरक्षकरण मतलब टीका, वैक्सीनेशन आदि कुछ कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। ओके, अब एमनियोसिंथेसिस क्या है ये इजीली आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, सो एमनियोसिंथेसिस इज अ प्रोड्यूसर इन विच amniotic fluid containing developing cells of the fetus take out from the mother womb and the cells of the developing fetus are analyzed. ठीक है, and with this methods this presence of various genetic disorder in the fetus such as Down syndrome, hemophilia, skill cell anemia, etc. ठीक है, और इसी पूरा मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोसिंथेसिस। लेकिन इसका मिस यूज क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। समझ में आया। ठीक है, नोट यहाँ पे जो सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली है की खोज भारत में लखनऊ में की गई थी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। याद रखना है CDRI कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड है लखनऊ में प्रेजेंट है। ठीक है, और लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं पर सबसे पहली क्या नॉन स्टेरॉइड एंड नॉन हार्मोनल पिल सहेली को बनाया गया था। समझ गए आप लोग। चलिए, टाइम हो गया है आज के लिए, इतना ही काफी है। कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जनसंख्या विस्फोट को, फिर इसको नियंत्रित कैसे करें, कौन कौन से मेथड हैं। चलिए, तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।